नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना के दूसरे वेव से उपजे ऑक्सीजन संकट को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अति प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई सारे मुद्दों पर बात हुई और कैसे इस समस्या से उबरा जाए, इस पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को दिल्ली के हालात से वाकिफ करवाते हुए केंद्र से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली समेत सभी राज्यों को मदद का भरोसा दिया गया। इस मीटिंग में दिल्ली के सीएम ने क्या कुछ कहा और किन समस्याओं का जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी से क्या अपील की, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही ऑक्सीजन की कमी से देश के कई राज्य और जिले त्राही त्राही कर रहे हैं। जिनके परिजन अस्पतालों में एडमिट हैं या बीमार हैं, उनकी जान भी सांसत में है। पता नहीं कब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए और अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसकी व्यवस्था कैसे हो। इन समस्याओं के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से अति प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए और इस आपातकाल की हालत में केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के समक्ष दिल्ली के हालात को बताते हुए ऑक्सीजन की कमी से हो रही परेशानी को बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन के प्लांट नहीं है और जिन राज्यों से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वहां से दिल्ली के लिए आने वाले ट्रकों को रोका जा रहा है। सर, कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फ़ोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फ़ोन ही बहुत है सर उनको। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप कृपया हमारी मदद कीजिए और अस्पताल में लोगों को ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से कहा कि जहां से दिल्ली की अधिकतम ऑक्सीजन सप्लाई होती है और जहां हमारे ज्यादातर ट्रकों को रोका जा रहा है, आप उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक बार फोन कर दें कि दिल्ली के ऑक्सीजन के ट्रक्स को ना रोके, तो हमारे दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। फिलहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ऑक्सीजन को लेकर जो कुछ दिनों से परेशानी हो रही थी वो केंद्र और राज्यों के समन्वय के बाद खत्म हो जानी चाहिए और ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की सांसें उखड़नी नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो इस दूसरे वेव की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित राज्य हैं या जो ज़िले हैं उनमें से एक दिल्ली भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मौजूद थे और इसी पर आज चर्चा हुई है। कई सारे पॉइंट्स दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से उठाए गए हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा हम करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ अजय सहरावत जुड़ रहे हैं, दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन शालिनी सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, शालिनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और अजय वर्मा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। अजय जी आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले कैप्टन शालिनी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री की ओर से एक कोशिश हुई, तमाम जो अति प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ वो बैठे, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए। मसलन हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ओर उनका कुछ इशारा था कि इन्हीं स्टेट से दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और यहाँ से सप्लाई में दिक्कत आ रही है। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि आप इन राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको प्लीज़ फ़ोन कर देंगे पर्सनल नोट पे, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। क्या यही एक समस्या इस वक्त दिल्ली के सामने है या इससे अलग भी कोई समस्या है? नमस्कार धर्मराज जी और मेरे साथी प्रवक्ता भाइयों का।
सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली में जो ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही ये बात है, पूरे देश को पता है कि इस समय दिल्ली की हालत कैसी हो रही है और हर एक सांस कितनी आसानी से ऑक्सीजन की कमी की वजह से उखड़ जा रही है। और केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया, उसके लिए केजरीवाल जी ने धन्यवाद भी किया, लेकिन किसी कारणों से वो कोटा जो बढ़ाया है वो तो बढ़ा हुआ तो नहीं पहुंच रहा, पर जो हमारा अपना पहले का निर्धारित कोटा था वो भी पूरा नहीं पहुंच पा रहा है। और अभी बहुत ज्यादा जरूरत है कि जितनी हमारी डिमांड है, सप्लाई बिल्कुल सुचारू रूप से की जाए। और कहीं ना कहीं हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इंटरफेरेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है और पेशेंट्स ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं और हॉस्पिटल्स बिल्कुल बेचैन हो रहे हैं कि उनके पास 2 घंटे, आधा घंटा, 3 घंटे इस तरह से सप्लाई बची हुई है। तो जो आज सीएम केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी के आगे जो अपनी एक बात रखी है, उन्होंने केंद्र का एक तो धन्यवाद किया है, लेकिन साथ ही साथ जो परेशानियां दिल्ली सरकार झेल रही है और दिल्ली की जनता झेल रही है, उसके लिए उन्होंने पीएम का एक मार्गदर्शन मांगा है और उनसे मदद मांगी है कि हर हाल में चाहे एयरलिफ्ट की जाए ऑक्सीजन, चाहे पैरामिलिट्री लगाई जाए, चाहे आर्मी लगाए, कैसे भी करके जो ऑक्सीजन की डिमांड इस समय दिल्ली में है उसको हर हाल में पूरा किया जाए। ठीक है। अजय शेरावत, आखिरकार देर से ही आए, देर आए दुरुस्त आए, बैठकों का सिलसिला पिछले कुछ 1-2 दिनों से शुरू हुआ है। ये अगर वाकई एक जेन्युइन समस्या है, क्योंकि केजरीवाल और दिल्ली के हर शख्सियत जो राजनेता हैं इस चीज़ से वाकिफ़ है कि दिल्ली के पास अपना ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं है। दिल्ली इस मामले में पूरी तरीके से आश्रित है हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। अगर वहाँ पर ट्रक्स रोके जा रहे हैं तो ये स्टेट गवर्नमेंट का, और अगर सेंटर से उन्होंने कहा है कि इस मामले में आप हस्तक्षेप करिए, तो सेंटर को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे ही केजरीवाल जी ने अपनी डिमांड रेज करी थी कि हमारे ऑक्सीजन का कोटा जो अभी तक दिल्ली सरकार को मिलता है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है हॉस्पिटल के अंदर, और टाइम टू टाइम जितनी भी डिमांड केजरीवाल जी ने रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको एग्री करके मीटअप किया है। अभी 460 मीट्रिक टन के आसपास की ऑक्सीजन की डिमांड दिल्ली सरकार को ऑलरेडी कोटा मिला हुआ। लेकिन इस तरह के बेसलेस एलिगेशन लगाना कि कोई आपके ट्रक रोक रहा है, मुझे लगता है बिना किसी एविडेंस और बिना किसी सबूत के इन बातों को, बेबुनियाद बातों को डिजिटली मीडिया में और खासकर प्रधानमंत्री के सामने कहना, मुझे लगता है एक तरह से आप केजरीवाल जी पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं कि मैं पब्लिक को ये दिखा दूं कि आज भी हमारे काम को कहीं रोका जाए। तो मेरी एक छोटी सी हिदायत है, इस महामारी की ड्यूरेशन में थोड़ी सी मुझे लगता है राजनीतिक समझदारी, परिपक्वता जिसे कहते हैं, वो केजरीवाल जी को दिखानी होगी। और कौन क्या रोक रहा है इससे हटकर वो सीएम को डायरेक्ट कॉल लगा सकते हैं, वो जहां पर इशू आ रहा है उनको डायरेक्ट कॉल लगा सकते हैं। लगातार ट्रक आ रहे हैं, चाहे वो एयरलिफ्ट का जरिया हो, चाहे वो ट्रेन का जरिया हो, चाहे बाय रोड आ रहा हो, हर तरीके से दिल्ली को ऑक्सीजन पहुंच रही है। जबकि केजरीवाल की सरकार इस पूरे कोरोना के मैनेजमेंट को दिल्ली में संभालने में फेलियर रही है। सेंटर ने वहां पर इंटरवीन करके ऑक्सीजन के साथ साथ हॉस्पिटल में बेड्स अरेंज करने के लिए अलग से हॉस्पिटल के बेड अरेंज भी कराए हैं, और एक अलग से 1000 बेड का भी एरिया भी दोबारा से तैयार कर दिया गया है विद वेंटिलेटर के साथ। लेकिन मुझे लगता है इस तरह की छोटी टिक्का टिप्पणी ठीक नहीं है। दूसरी बात, केजरीवाल जी ने बिना किसी इजाजत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बीच की बैठक को टीवी पर लाइव माफी मांग ली है, इस पे मत आइए। मुझे लगता है देखिए, नहीं देखिए, ये एक राजनीतिक परिपक्वता दिखाता है कि सीएम को इस पे उनके एंड से माफी हो गई है। एग्जैक्टली राइट। नहीं, माफी हो जाना क्या सही है? क्या एक सीएम गलती करेगा इस तरीके की? नहीं, चलिए, सीएम को नहीं पता, सीएम साहब ने खुद नहीं किया होगा, उनकी टीम ने किया होगा, ठीक है, अब उनकी टीम ने कर दिया होगा, अति उत्साह में नहीं समझ में आया। लेकिन मुझे लगता है इस अब फिर से वही टीका टिप्पणी, सर ये कोई मुद्दा नहीं है उठाने वाला, ये कोई मुद्दा नहीं है कि आप इसको मुद्दा बनाएं। अजय जी, इस पे नहीं आते, मतलब मुद्दा नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, मुझे लगता है सेंटर की तरफ से मैं फिर से वही ऐसा नहीं, मैं शालिनी जी इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल, मैं आपको सिर्फ वही जाहिर करना चाह रहा हूँ कि ठीक है। नहीं, आपने एक बात कही अजय जी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जितने का कोटा था उसमें कोटा को बढ़ाया भी गया है। 480 मीट्रिक टन के करीब हो चुका है, 60 कर दिया गया, हाँ 60 या 80 के करीब बढ़ा दिया गया है। लेकिन अभी भी जो सप्लाई और डिमांड के बीच में काफ़ी अंतर है, और ये होने में शायद थोड़ा वो भी वक्त लगेगा, 2-4 दिन में हो सकता है। नहीं, स्थिति मैं आपकी समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, ये हरियाणा की दिक्कत है, उत्तर प्रदेश की भी दिक्कत है, राजस्थान की दिक्कत है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली को ही सारा दिया जा सकता है, हर जगह
सब जगह का एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली करना पड़ेगा मरीजों के हिसाब से, और जिस तरीके से जनसंख्या उसके हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये सेंटर का काम है। ठीक है। अजय वर्मा साहब, जितनी अभी दिल्ली को सप्लाई है, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि सरप्लस है, जितनी डिमांड है उससे कम है अभी भी, बट फिर भी जितनी सप्लाई है, क्या वो समुचित तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है, या दिल्ली में अभी भी कालाबाजारी ऑक्सीजन की हो रही है? देखिए, ये जो आपके में आंकड़े हैं जितने भी आ रहे हैं, ये एक्चुअल में सही फैक्चुअल आंकड़े दिखाए नहीं जा रहे हैं। अगर आप अस्पताल में एक एक अपना रिपोर्टर छोड़ दें तो वहां आप देखेंगे कि कोविड से मौत कितनी हो रही है और वहां एंटर कितने हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में लोग क्या कर रहे हैं। मैं इसके ताजा उदाहरण आपको सबूत के साथ भेज सकता हूँ कि जीटीबी के ऊपर सरकार ने इंक्वायरी भी बैठाई है। अभी 18 तारीख को एक ट्रांसफर पावर्स भी छीनी है कि पेशेंट को दाखिल किया, नाम से दाखिल किया, जब रूम में बेड पे शिफ्ट किया, उसके बाद डेथ हो गई तो लावारिस में उस डेथ को फेंक दिया गया बॉडी को। अरे भाई, किसी के परिवार की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की ताई है, चाची है, बुआ है, सबके घर में होती है, और उसको लावारिस में घर वाले फिर पुलिस को लेकर ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिला। और अगले 24 घंटे बाद पता चलता है कि लावारिस में बॉडी पिन्नी में सील कर और मोर्चरी में फेंक दिया, जहां लोग क्लेम करते हैं, अनक्लेम बॉडी में। तो इस तरह कई जगह ये सारी चीजें आ रही हैं हॉस्पिटल में। हमारा टारगेट ये है, सरकार से हमारा अनुरोध ये है, हम ये चाहते हैं कि ये विश्व रूपी महामारी के दौरान केवल ये दिखावे और खाली भाषण और नेतागिरी ना की जाए, वर्क सही मायनों में वर्क लोड करा जाए। आज आपने देखा कि गाजियाबाद में मैं देख रहा था, इंदिरापुरम से लौट रहा था, तो गुरुद्वारे के पार लोगों को सड़क पे 20-30 गाड़ी लगाकर लोग वहाँ ऑक्सीजन लगा रहे थे, जिसको वैसे तो अस्पतालों को सिलेंडर नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन से मौत हो रही है। मतलब आपको मानवीय आधार पर ये एक अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है सर। इसका मैं जवाब अजय जी आपसे भी चाहूंगा, और पहले कैप्टन शालिनी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं तो पूरा कर दूं। हाँ, बोल कंप्लीट कीजिए सर, बोलिए। मेरा अनुरोध ये है आपसे कहने का कि देखिए, पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ता हो और गैर सत्ता हो, दायित्व केंद्र सरकार का बनता है, सारे लोग सहयोग करते हैं। लेकिन सरकार के लोग क्या कर रहे हैं? दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। चलिए सर में आके ठीक है, अब बंगाल की बात मैं और दूसरा बता दूं, कोविड की किट बांटी जा रही है। अरे भाई, किट बांट रहे हैं लोग, तो गुप्त दान देते हैं। मुख्यमंत्री अपने फोटो छपा रहे हैं तीरथ जी, बल्कि जब फोटो छप गया त्रिवेंद्र रावत का तो वो किटी रोक दी, लोगों की जान चली जा रही है। तो आखिर ये आप आप पूरे देश को ये पता है कि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की सरकार देश में भी है और प्रदेश में भी है। तो ये शो क्यों कर रहे हैं आप? फिर ये ठीक है, चलिए ये फोटो सेशन क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये बात मेरा अनुरोध ये है। हाँ, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जिस मुख्यमंत्री या जिस स्टेट का आपने नाम लिया वो नहीं है, कई सारी स्टेट्स में ऐसी चीजें चल रही हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया। जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपका जो इशू है, आपने जो रेज किया, वो बात समझ में आ गई। कैप्टन शालिनी, ये बताइए, इस पे 2-3 दिन पहले भी हमने बात की थी, तो ये मुद्दा सामने आया था। आप किसी अस्पताल में जाइए, आपको ये कहा जाएगा कि बेड नहीं है, उनके पास वेंटिलेटर नहीं है या आईसीयू नहीं है। आप किसी नेता को ट्वीट कीजिए तो वो आपको रिवर्ट करेगा कि आई एम ट्राइंग। ठीक है, आधे घंटे 1 घंटे के बाद उसी अस्पताल में आपको बेड मिल जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? या क्या अस्पताल पहले झूठ बोल रहे हैं, या चीज़ों को छुपा रहे हैं, या फिर कोई कोटा तय कर रखा गया है कि स्पेशल लोगों के लिए कोई रिकमेंडेशन आएगा तो उनके लिए आरक्षित होंगी? धर्मराज जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से कोई कोटा सेट है या हॉस्पिटल में दिल्ली सरकार के साथ या किसी लीडर के साथ या किसी नेता के साथ ऐसा कोई सांठगांठ कर रखी है कि वो अपने आप को पहले ऐसा हो रहा है कि नहीं? आप ट्विटर देखिए, मैं भी बहुत ज्यादा मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया फ्रिक नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी टहल के आता हूँ फेसबुक ट्विटर पे, तो मुझे दिखता है कि किसी आप बड़े अधिकारी को टैग कर दीजिए, किसी बड़े नेता को टैग कर दीजिए, किसी बड़े बाबू को टैग कर दीजिए, तो आपको रिवर्ट करेंगे कि आई एम ट्राइंग, और कई लोग मदद कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं सीधा अस्पताल पहुंच गया तो मुझे तो 10 अस्पताल घुमा देते हैं, वहीं अगर मैंने किसी से सिफारिश करवाई तो फिर वो बेड मुझे कैसे मिल जा रहा है? धर्मराज जी, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरे पास भी बहुत कॉल्स आ रही हैं कि लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, 3-3 घंटे से बैठे हैं, मैडम कैसे भी एडमिट करा दीजिए। फिर मैं भी जो वहाँ के नोडल ऑफिसर हैं या हमारे जो एमएलए हैं या जिससे भी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ,
कोशिश रह रही है कि एडमिट करा दे। पूरी रात कॉल्स आती है, मैसेज आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हम एडमिट करा पा रहे हैं, सबको हम वो ठीक है जी, सुविधा मुहैया करा पा रहे हैं। तो अभी हर बात में ये हर किसी को ये समझने की जरूरत है कि ये आपदा है। और बहुत लोग शायद जो हम फोटोज भी देख रहे हैं, कोई एम्बुलेंस में किसी की डेथ हो जा रही है, किसी की रिक्शे में डेथ हो जा रही है, कोई हॉस्पिटल तक पहुंच गया है, लेकिन क्योंकि उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, पहुंच के भी वो ट्रीटमेंट लेकिन मुद्दा ये हो क्यों रहा है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, तो वही है कि एक वैश्विक महामारी है और कहीं हम उस इतनी ज्यादा जो एकदम से इसने विकराल रूप धारण किया है, इसको कहीं सरकार उस तरह से हैंडल नहीं कर पा रही है, चाहे वो ठीक है मैं इस पे संभवतः कल या परसों मेरी बात हुई थी। हम कई सारे उसमें भी प्रवक्ता जुड़े थे, तो किन्हीं प्रवक्ता ने कहा था और मैंने भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि जब आपदा की स्थिति आती है तो सारी चीज़ें अनप्लान्ड हो जाती हैं, और ये अनप्लान्ड की स्थिति हर स्टेट के साथ है। लेकिन मेरा मूल सवाल वही है कि अगर मैं दिल्ली एम्स जाता हूँ, सफदरजंग जाता हूँ, या फिर मैं आरएमएल जाता हूँ, जीबी पंत जाता हूँ, किसी सरकारी अस्पताल में जाता हूँ, या प्राइवेट हॉस्पिटल XYZ कह लीजिए, ABCD कह लीजिए, किसी अस्पताल में जाता हूँ, वो मुझे बेड्स के लिए डिनाई कर देते हैं। मैं किसी नेता के पास ट्विटर के जरिए जुड़ता हूँ, फ़ोन के जरिए जुड़ता हूँ, किसी अधिकारी के साथ जुड़ता हूँ, मुझे 1-2 घंटे के अंदर बेड्स कैसे मिल जाते हैं? अजय जी, कोशिश की जाती है सर, ठीक है जी भाई। हाँ बताइए। मैं इस बात पर शालिनी जी को भी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है हर पॉलिटिकल आदमी के पास जो एक्टिव है, चाहे भाजपा में है, चाहे आम आदमी पार्टी में है, सबके पास इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं कि हर किसी को उसका पेशेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक साथ इतने सारे बेड अवेलेबल होना ऐसे पेंडेमिक की स्थिति में, जबकि बेड खाली नहीं रोज, और कहीं बेड खाली होता है तो वहां पर जो निजी लोग जल्दी से जानकार होते हैं उनको जल्दी से बेड मिल जाता है। लेकिन इस मामले में एक बहुत ही बड़ी मिसमैनेजमेंट है, वो है एप्लीकेशन की। जैसे केजरीवाल जी ने ऐप लॉन्च कर दी, आप इस ऐप पर देख लीजिए कितने बेड हैं या कितने बेड नहीं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज आई हैव ट्राइड इट पर्सनली फॉर ए पेशेंट, जिन्होंने मुझसे कहा कि अजय मुझे बेड चाहिए, और मैंने उस ऐप पर बैठकर, उन्होंने कहा इतने बेड खाली, इतने बेड खाली, और मैंने लगातार हॉस्पिटल्स के अंदर कॉल लगाई, लेकिन एक भी बेड खाली नहीं है। और ऐप दिखा रही है किसी में मेरे पास 70 बेड खाली है, किसी में मेरे पास 60 बेड खाली है। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है केजरीवाल को, जिस तरह की महामारी है, आप दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, कभी गाली देते हो, कभी ब्लेम करते हो, कभी एलिगेशन लगा दो, किसी ने ट्रैक्टर रोक लिया, किसी ने ट्रक रोक लिया। मुझे लगता है फॉर अ टाइम भी ये सारी चीजें छोड़कर अगर आप ट्रांसपेरेंसी के साथ इन एप्स को, इन फोन लाइंस को जो आप लॉन्च करते हो कि आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर इनको डेडिकेटेडली संभालना शुरू करोगे, तो एक जो पैनिक की स्थिति जो दिल्ली में फैल गई, जैसे आप अभी कह रहे थे कि ऑक्सीजन लोग सिलेंडर होर्डिंग कर रहे हैं, लोग सिलेंडर घर ले जा रहे हैं, जिनको जरूरत भी नहीं है, वो सिलेंडर में ऑक्सीजन भरवा के अपने घर पर बैठे हुए हैं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस पैनिक की स्थिति में जो अटमोस्ट पेशेंट है, जिसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, उसके लिए सरकार को एक तुरंत बॉडी बनानी पड़ेगी कि कौन पेशेंट कितना इमरजेंसी की हालत में है, क्या हम उसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उसका इलाज घर पर हो सकता है या नहीं हो सकता है। मुझे लगता है एक आज बात की यहाँ डेट पे में जो आपने कही ना अजय जी, ये संभवतः हम भारतीयों के मैं थोड़ा हार्श हो जाएगा कहना, ये हम सही जा रहे हैं, मतलब ये हमारी फितरत है। अब मैं इसको डीएनए जैसा शब्द नहीं बोलना चाहता, बट आपदा में अवसर लोग ढूंढ लेते हैं, जब तक खुद पे बात नहीं आती है ना, वो लोग कर लेते हैं। अलग बात है किसी बस मौके की बात है। अगर कोई आज, मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में सर मैं करता हूं आपकी इस बात से कि कहीं ना कहीं, जैसे अगर आप सुनेंगे ये इंजेक्शन ब्लैक में मिल रहा है, ब्लैक क्या होता है? जब आपको पता है ये पेंडेमिक की सिचुएशन है, आप इसको ब्लैक कर भी कैसे सकते हो? लेकिन ऐसे समय पर भी ऐसे निर्दयी लोग हैं जो एक छोटी सी चीज को भी बहुत प्राइस फैक्टर पर बेचना चाहते हैं, उनके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ऐसे भी सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स अभी भी सोसाइटी में जिंदा है, जो पेंडेमिक का भी फायदा उठाना चाहते हैं। मैं इस चीज को बड़ा स्ट्रांगली एग्री करता हूं। आप तीनों को मैं बताऊं कि जैसे कोई कहता है ना मैं बहुत ईमानदार हूं, तो मुझे हंसी आती है। मैं कहता हूं भैया आपको भी बेईमानी का मौका नहीं मिला है, आपको जिस दिन बेईमानी का मौका मिलेगा आप ईमानदार नहीं रहोगे। ये बात सही है। और जिसको 2 रुपये का मिलता है वो 2 करोड़ रुपये करता है, किसी को 2000 का मिलता है तो 2000 का करता है, किसी को 200 करोड़ का मौका मिलेगा तो 200, अपने औकात के हिसाब से सब लोग करते हैं, इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता। अजय वर्मा साहब, इतनी पिछले 10-15 दिनों से ये जो वेब है वो काफ़ी, अगर हम रेशियो की बात करें तो ये पूरे 180 डिग्री ऊपर की ओर जा रहा है, और अभी भी वो ऊपर की दिशा में ही है। कोशिश तमाम राज्य सरकारों की है कि वो डाउनफॉल हो आंकड़े, उसके बाद ही हम थोड़ी स्थिति को बेहतर कर पाएंगे। मेरा आपसे वही सवाल है कि अभी भी जो ट्रांसपेरेंसी की बात बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाई है सर। मैं मानता हूं कि बेड्स की कमी है, क्योंकि जितने लोग रिकवर हो रहे हैं उससे ज़्यादा लोग संक्रमित भी हो जा रहे हैं,
लेकिन फिर भी क्या अभी भी कुछ हाइड एंड सीक का मामला चल रहा है? देखिए, मेरे छोटे भाई अभी प्रवक्ता महोदय कह रहे थे बीजेपी के काला बाजारी के ऊपर। आपको ने अभी पूरे चैनल और अखबार नहीं देखे थे? आपका चैनल ने भी दिखाया था। मध्य प्रदेश में रेडिसेमर जो इंजेक्शन है इसके कोविड के सबसे महत्वपूर्ण, 2 भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डायरेक्टर से गिरफ्तार हुए और एक महाराष्ट्र में गिरफ्तार हुए। थाने में पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस साहब उन्हें छुड़ाने पहुंच गए। तो ये काला बाजारी क्यों जब शह मिलेगी, चाहे वो कांग्रेस के पार्टी के नेता हो या बीजेपी के या अदर्स के हो, आपदा तो सब पार्टियों के लिए और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लिए बराबर है। वो नेता नहीं देखती, वो अभिनेता नहीं देखती। मैंने यही कहा, ये लोग किसी पार्टी के नहीं है, ये एंटी सोशल एलिमेंट है। मैं अजय वर्मा जी, मैं 1 मिनट रोकूंगा। कल ना एक सोशल मीडिया पे एक फोटो बड़ा वायरल था, मैं उसका जिक्र अपने दर्शकों के पास जरूर करना चाहूंगा। ये हरियाणा का किसी जगह का था, रेवाड़ी भिवाड़ी, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। एक चोर ने चोरी की, बाद में उसको पता चला कि उसने वैक्सीन चोरी की। हाँ, उसने वैक्सीन चोरी की है। तो बकायदा वो थाने के बाहर एक बूढ़े आदमी को उसने दिया, उसने बकायदा लिखा, माफ क्षमा चाहूंगा कि मुझे पता नहीं था कि ये कोरोना की दवाई है, वो छोड़ के चला गया। जी, तो मैं आपसे मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। मैं आखिर ये क्या है कि कोई मुख्यमंत्री उसे छुड़ाने पहुंच रहे हैं, इससे काला बाजारी। मुझे लगता है इस तरह के बेसलेस एलिगेशन लगाना किसी तरह की, अभी मुझे लगता है वो जो नहीं, ये जो महाराष्ट्र का मामला बता रहे हैं ना, इसमें क्योंकि पुराना मामला है, हो गया सप्ताह भर करीब, और इसमें फडणवीस साहब का अपना तर्क था कि भाई उनको प्रेशराइज किया जा रहा है इस तरीके से। पार्टी फ्रॉम किसी नाम व्यक्ति या पार्टी पे नहीं जा रहा हूं मैं। धर्मराज जी, देखिए बीच में ना बोले, मुझे सुन ले। मेरे पास वो वीडियो है, मैं दिखाना चाहता हूँ, और वो थाने की तस्वीरें आप क्या, तो मैं अभी दिखा दूं। सर मैंने देखी है सर, आपके पास जो भी वीडियो होगा, जो भी तस्वीर हो, मैंने देखा है सर। वो क्या हुआ था? क्यों बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे, बंगाल में तरह तरह की चीजें कर रहे हैं, लोग पैंडेमिक हुए पड़े, जिम्मेदारी किसकी है? बांग्लादेश की, और जिम्मेदारी अमेरिका की नहीं है। नहीं, ये सबको पता है कि कौन चुनाव लड़ने गया, कौन प्रचार करने गया, किसने किया, किसने नहीं किया, ये सबको पता है सर। ये कौन चुनाव नहीं लड़ रहा है? आज भी धर्मराज जी सर, एक मिनट, आज भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, पंचायत के, सब चुनाव लड़ रहे हैं। लोग अपना आदर्श देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को मानते हैं। हाँ। जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिसकी सरकार होती है, उसका दायित्व होता है। जब वही ऐसा करेंगे तो आदर्श किसको मानेंगे लोग? ठीक है, हम मत मानिए सर, आदर्श स्थिति तो देश में खत्म हो चुकी है सर। क्योंकि बड़ा लंबा बहस का विषय है, मैं नहीं चाहता था कि इस तरीके के मुद्दे पर हम बहस को ले जाए। मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, चलिए। आप पूरे देश सर बड़ी जल्दी सर, अजय मैं केवल ये बताना चाहता हूँ, टाइम ओवर हो रहा है सर, बस जल्दी फिनिश कर दीजिए। हाँ, कि इस पेंडेमिक में मेरा अनुरोध है देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार से, सब लोगों से, कि वेंटिलेशन बढ़वाएं, दवाएं बढ़वाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर बनवाया, जिससे जो मदद हो अस्पताल। बिल्कुल, मुद्दा यही है, जिससे जो बन पाए वो कीजिए। अजय भाई, समय खत्म हो गया, हम फिर कभी चर्चा करेंगे, आपको जरूर बुलाएंगे और उस पर हम आप जरूर अपनी बात रख लीजिएगा। समय की दिक्कत होती है। देखिए, ये वक्त ऐसा है ना कि आप आरोप प्रत्यारोप किसी पे नहीं लगा सकते। गलतियां हुई हैं, सबसे हुई हैं। अगर बीजेपी कहती है कांग्रेस ने गलती किया, कांग्रेस ने कहती कि केंद्र सरकार ने गलती की, तो उनको बताना चाहिए कि क्या राजस्थान या छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में जहां पर उनकी सरकार है, वहां पर क्या स्थिति बेहतर है? कहीं नहीं है, सबने गलती की है। लेकिन इस वक्त एक एक की गलतियों को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। मौका है इस वक्त कि एक साथ सब मिलें और इस जो अदृश्य शत्रु है, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ें, तभी जाकर हम मानवता को बचा पाएंगे और इस देश को बचा पाएंगे। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही।